शादी के 2 साल बाद बहू अपने आशिक के साथ हुई फरार। परिवार को जब पता चला तो काफी देर हो गई थी। तो अभी हमारे साथ पानीपत की एक कॉलोनी से एक परिवार आप लोगों के सामने नजर आ रहा है, जो इन लोगों का कहना यह है कि इनकी बहू किसी अपने आशिक के साथ फरार हो गई है। क्या कुछ पूरा मामला है वो मामला जानेंगे। और यहाँ तक कह रहे हैं कि घर से कपड़े, गहने और 1,80,000 रुपए तक लेके जा चुकी है। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि लुटेरी दुल्हन भी है। क्या कुछ पूरा मामला है, पहले जो पति है रवि उससे बातचीत करेंगे। आखिरकार ये हुआ कैसे, कैसे पता चला, क्या कुछ पूरा मामला है, एक बार मामला बता दीजिए। सर, मेरा ससुराल प्रयागराज में है और मेरी शादी 12 मई 2022 में हुई थी। 2 साल से हमारा रिलेशनशिप बहुत बढ़िया चल रहा था। ऐसा कुछ मंदेशा नहीं हो रहा था कि भाई कुछ फ़ील करवाए, क्योंकि हमारा बिलीव इतना हो चुका था कि हम सब चीज़ पे विश्वास करते थे। उसका ना फ़ोन चेकिंग करते थे, ना किसी चीज़ के लिए चेकिंग करते थे। सारे डॉक्यूमेंट्स जितने हमारे घर के कागज़-कुगज़ भी थे उसके अंदर सौंप रखे थे, क्योंकि मेरी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं थी इतनी। अगर अच्छा, कुछ अभी आपके परिवार के लोग कह रहे हैं कि वो किसी अपने आशिक के साथ जा चुकी है। क्या कुछ, कब पता चला आपको कि वो अपने आशिक के साथ चली गई? वो जब जब हम होपलेक्स हो गए थे, जिस दिन टाइम हमारे को पता लगा, अब 12-15 पे हम क्या कहते हैं, ऐसा अंदाजा हो गया 12-15 पे निकली है घर से। और उसके 1 सवा 1 बजे हमारे को इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन हुई। मैं काम पे था जब मेरे को कॉल आई कि मम्मी पापा बता रहे कि शिवानी घर में नहीं है। तो फिर हम होपलेक्स हो गए कि अगर घर से निकल भी गई होगी नाराज होकर किसी चीज़ के कारण से, तो वो बस स्टैंड या क्या कहते हैं रेलवे स्टेशन या कहीं होगी। तो हमने जगह जगह जाके खड़े हो गए और काफ़ी टाइम बीतने लग गया, उसमें 2-3 बज गए। तो हमारा माइंड काम नहीं कर रहा था कि हम किसके पास जाए या किससे अपनी बात रखें। हमें तो एक ही सहारा दिख रहा था कि पुलिस वाले के आगे अगर हम अपना कुछ बताते हैं तो पुलिस वाले जल्दी ही जल्दी कार्रवाई करेंगे। लेकिन पुलिस ने जो मेरी बातें एक गुमशुदा के रूप में लिखी गई, मेरी बातें सारी गुमशुदा में अच्छा, आपने पुलिस को बताया क्या था? मैंने लड़कों का भी नाम बता रखा था जी, और उनके नंबर भी बता रखे थे जिस हिसाब से मेरे को पता चला था। और क्या कहते हैं, लेकिन क्या कहते हैं, उन्होंने गुमशुदा के रूप में ही मेरी रिपोर्ट दर्ज करी कि पहले गुमशुदा के लिखे जाते हैं, फिर उसके बाद दूसरी रिपोर्ट दर्ज की जाती है। ऐसा कुछ मेरे को बताया गया वहाँ से। मैंने ही लिखने वाला था, वो बताने वाले थे। जो भी शब्द बोलते थे मैं ऐड करने की कोशिश करता था कुछ भी, तो वो कहते थे आप यही लिखो, उसके बाद में आपकी वो चीज़ कार्रवाई बनेगी और केस बनेगा उस कौन चीज़ सा पे। थाना था? चांदनी बाग थाने में हुई थी जो हमारी रिपोर्ट। अच्छा, आपने अपने ससुराल में बताया कि आपकी पत्नी आपको छोड़ के किसी के साथ चली गई है? हाँ जी, मेरे सास-ससुर को 1 दिन पहले ही जिस दिन फ़ोन आया था लड़कों का कि लड़के ससुराल पक्ष से ही लड़के हैं, उनका फ़ोन अपने भाई बन के उनका फ़ोन आ रहा है, शिवानी से बात करना चाहते हैं। तो फिर मैंने अपने ससुराल पक्ष में बता दिया। वहाँ से उन्होंने अपने उसके माँ-बाप ने और क्या कहते हैं उसके मौसी ने तैयारी बना ली यहाँ के, अपनी लड़की को समझाएँगे भाई ये फ़ोन कॉल कैसे जा रहे हैं, कैसे नहीं जा रहे हैं, उसको समझाने के लिए आ ही रहे थे। वो क्या कहते हैं स्टेशन पे अपनी ट्रेन बैठ चुके थे और उसी टाइम उनकी जो ट्रेन का टाइम था उधर से आने का, उसी समय ये घर से निकली थी जी। कभी आपको लगा 2 साल के अंदर कि आपकी पत्नी किसी और से बातचीत कर रही है, किसी और आदमी के संपर्क में है? ये बात तो कई बारी हो चुकी है जी, कई बारी पकड़ी भी गई है बात करते हुए। अच्छा। लेकिन अपनी घर की इज्जत को बचाने के लिए मेरे मम्मी-पापा घर में ही बात दबा देते थे कि ताकि मीडिया या पुलिस केस में मतलब जाके समाज में बात ना जाए, समाज में घर बात की ना बुराई ना हो ये हम बाहर नहीं निकालना चाहते थे, हमने कई बारी पकड़े हैं, हमने कभी बाहर नहीं शो होने दिए हैं, अंदर से अंदर। अच्छा, आपके साथ भी कुछ धक्का वक्का दिया? यहाँ से धक्का दिया जी। क्या क्या आपने कुछ बात करते हुए? फ़ोन कर रही थी लैट्रिन में, तो मेरे को पता चला, मैंने देखा। मैं कहा बेटा यहाँ छिप की क्यों बातें कर रहे हो? तो वो तो आगे आगे आ रहे थे मेरे पिताजी। वहाँ से निकली है तो मैं मुड़ के नीचे आने लगा। तब जी जैसे ही इधर की हुआ ना, तभी मेरे को धक्का दिया, फिर मेरे को गिरा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। उनको कोई होश नहीं था जिस टाइम पे वो बेहोश थे, तो इनसे तो हमने पूछताछ नहीं करी किसी चीज़ के लिए। जब हम मेडिकल शॉप पे या ट्रीटमेंट के लिए भागने लग गए इधर उधर, हमने सोचा थोड़ी बहुत चोट लगी होगी किसी कारण से, फिर हम छोटे मोटे डॉक्टर के पास गए। उन्होंने बताया कि भाई केस ज़्यादा गंभीर हो गया और क्या कहते हैं आगे की पसलियाँ टूट चुकी है, जिसके कारण फेफड़े लीकेज हो गया और हवा भर रही है शरीर में, फूल रहे हैं। तो अभी जो लड़का रवि है, इसकी माँ भी हमारे साथ है। तो आंटी जी, क्या कुछ बातें होती थी आपकी अपनी बहू के साथ? कोई आप लोगों के बीच में लड़ाई होती थी?
क्यों वो आप लोगों को छोड़ के जी, गई? लड़ाई कुछ नहीं होती थी। हमने लड़के को कहते थे कि बेटे हम पढ़े लिखे नहीं हैं, आप पढ़े लिखे हो, इसके मैसेज रोज को रोज चेक करो कैसे बहू बात करती है। सुबह नहाती थी और जोत बत्ती को इसने खींच के ले जाता था कि जोत बत्ती करो इसमें दिल लग जाएगा ना, उसके मन में जोत बत्ती को कोई भगवान के नाम नहीं, सीधा मतलब मोबाइल आप लोगों को पहले अंदाजा था कि वो पूरा किसी न अंदाजा किसी के था। साथ बातचीत होती है उसकी? हाँ बातचीत कई होती बारी है पकड़ी और भी उसी के गई गांव है। के लड़के हैं, फोन उसी के गांव के करते हुए लड़के उसकी हैं। फोटो भी आ गई, सब कुछ आ गया है। वीडियो कॉल पे हमने घर पकड़ा दिखाए उसको, हैं। लड़का हमारा नहीं सुना, गाँव के अपने बीबी के सरपंच कहना को भी माना, दिखाया हमारा कहना नहीं दिया माना। गया है। कहीं ना कहीं घर बसाने के लिए ये भी हाँ तो घर बसाने के लिए तो ये नहीं बोलता था उसको कि मेरी दबाव में रहता था दबाव कहीं। में रहता था, कुछ करता था। फिर जब इसको धमकियाँ लड़के देने लगे, 4-4 लड़के 5-5 लड़के धमकियाँ देने लगे कि गेट के बाहर आ जाइए तुझे खत्म कर देंगे। अच्छा, आपको धमकियां भी मिली हैं? हाँ धमकियाँ हाँ जी, भी सर। मिली, बताता क्यों नहीं है तू सही सही बात। एक दिन क्या कहते हैं अचानक मेरे पिताजी मेरे बुआ की लड़का एक्सपायर हो गया था, मेरे पिता माता जी गाँव में गए हुए थे, तो उस बीच मैं अपने शॉप को भी संभालता था, इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ, तो बीच कुछ मैं अपना चक्कर, मेरा कोई टाइम नहीं था, मैं कहाँ काम करता हूँ या मेरे फील्ड में घूमता रहता हूँ चारों तरफ। फिर भी जैसे भी समय लगता था मैं अपने घर में एक बार चक्कर लगाने के लिए आ जाता था देखने के लिए। और एक दिन मैं इसी तरीके से आया, मेरे मम्मी पापा अपने भतीजे के उसमें डेथ में गए हुए थे प्रयागराज में, और मैं जैसे ही आया तो वो कॉल पे बात कर रही थी, किसी चीज़ से बात कर रही थी, तो फिर मैंने सोचा कौन है कौन नहीं, तो वो आनाकानी करने लगी, मेरे को थोड़ा सा शक सा हुआ किसी चीज़ का, तो फिर मैंने फ़ोन लिया तो वो कह रही ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर से फ़ोन आया मेरे पास। तो मैंने उसको 2 शब्दों में बात करी, मैंने कहा तू सामने आ जा या तो जो है बता दे किसी से। फिर वो गाली गलौज पे आ गया जी, जैसे ही वो गाली गलौज पे अच्छा, फिर जब आप लोगों के सामने इस प्रकार से बातें हो रही थी तो कम से कम मीडिया को ना बता के पुलिस को बता देते, कम से कम ये दिन तो नहीं देखना पड़ता? सर मेरे को तो ये लगता था कि लड़कियों को परेशान करने के लिए लोग नंबर ट्राई करते रहते हैं, जो भी लड़की बोल लेती है तो उसका टारगेट बनाते हैं लड़के, कई लड़के टारगेट बनाते हैं और उसे फ़ोन कॉल करके उसे परेशान करने लगते हैं बातचीत करने के लिए कुछ भी। तो मैंने ऐसे ही सोचा कि अननोन नंबर है, अगर लड़की ने आवाज़ सुनते ही वो उसने बात करने स्टार्ट कर दी होगी, ऐसा सोचा मैंने। अच्छा आंटी जी, ये भी सुनने में आ रहा है कि भाई आपकी बहू नींद की गोलियां की भी डिमांड करती थी, हाँ जी, कि किससे देखो, की डिमांड? छोरी से क्या कुछ मामला है? वो नींद की गोली आपसे मांगी? जी मैं ऐसे ही मांग रही थी वो गोलियाँ। मैं हॉस्पिटल में काम करती थी पहले, तो मेरे को जानकारी है उस चीज़ की। तो वो है ना मेरे को ये कह रही थी कि तेरा भाई मेरे को रात में तंग करता है और मेरे को गोलियाँ चाहिए नींद की। तो मैंने कहा मैं ला के दे दूँगी। फिर मैंने पूछा, मैंने कहा आपको कितनी गोली चाहिए? वो कह रही मेरे को 30-40 गोली चाहिए। इतनी गोलियां क्या करेगी? मैंने पूछा ही, मैंने कहा इतनी गोली तो मैं दे नहीं सकती, इतनी गोली कोई नहीं दे सकता तुम्हें। मैंने कहा अगर तुम्हें ज़्यादा दिक्कत है तो मैं 1-2 ला के दे सकती हूँ। तो फिर उन्होंने कहा नहीं मेरे को 1-2 नहीं 30-40 गोलियाँ ला के दे दो कहीं से भी। मैंने मना कर दिया। फिर मैंने ये भी सोचा कि मैंने कहा क्या पता ये इनके घर वालों को ना खिलाती। तो आपको कहीं ना कहीं आंटी जी को बताना ठीक नहीं समझा कि भाई आप उसी समय बता देते तो ये कम से कम आगाह तो हो जाते, इनको पता तो लग जाता है कि इनकी बहू इस प्रकार से कुछ इनके खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। वो चीज़ मैंने सोची थी, फिर मैंने बताना ये नहीं सोचा, क्योंकि है ना मतलब कई हस्बैंड अपनी वाइफ को तंग भी करते हैं, इसलिए मैंने नहीं बताया इनको। तो आपने यही समझा कि भाई इस चीज को यहीं पे यहीं दबा दी जाए, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया ये चीज़ें। तो कुल मिला के जो इनकी पत्नी है लगभग 19 मई को गई थी, 19 मई को गई थी, लगभग 2 महीने हो चुके हैं, और अब आपकी पत्नी आप ही के ऊपर केस कर रही है। यहाँ पे कोई मुझे समन भी दिखा रहे थे। हाँ जी। क्या है वो मामला? वो उसने मेरे खिलाफ ऐसा सम्मन कर रखा है कि भाई कोर्ट में डाल रखा है कि मैं जब से आई हूँ, दहेज प्रथा का लगा रखे कि मैं जब से आई हूँ मेरे को 1 लाख रुपए और एक फ्रिज के लिए मेरे को टॉर्चर करते थे उसके माँ बाप, और क्या कहता लड़का अपने माँ के बकाये में आके मेरे को परेशान करता था, मारता पीटता था और अपनी माँ के बकाये में चलता था। मैं इलेक्ट्रिशियन होते हुए अपने घर में सारी चीज़ जरूरत पूरी कर रखी है, वो फ्रिज तो बहुत दूर की बात है जी, मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, और ये लाख रुपए तो मैं इलेक्ट्रिशियन होते हुए भी इतना कमा लेता हूँ जी, वो उसको तो जरूरत ही नहीं थी। आपने देखा होगा मेरा कमरा किस तरीके से मैंने उसको सजा रखा है, उसी के लिए, चाहे वो एनिवर्सरी हो, चाहे बर्थडे पार्टी हो, चाहे वो कोई भी प्रोग्राम हो, छोटे से छोटे प्रोग्राम को मैं बड़े धूमधाम से उसके साथ बनाता था, उसके ही लिए जो भी जोड़ता था, उसके जो भी काम करता था, मैं सोचता था हमारी लाइफ बढ़िया चलेगी, हमारे आने वाले बच्चे बढ़िया तरीके से सुकून में रहेंगे। और वो किस तरीके से झूठा ब्लेम कर रही है, क्योंकि वो बता रही है कि मैं 6 महीने से मेरा पति ने धक्का मार के या रिलेशनशिप खत्म करके मेरे को धक्का मार के बाहर निकल दी, और मैं अपने 2 बच्चों के साथ, अपने बच्चों के उसमें लिख भी रखा है कि 2 बच्चों के साथ मैं अपने मायके में रह रही हूँ, जहाँ तक कि मेरे 2 साल में कोई भी बच्चा नहीं हुआ जी।
मैं तो रिपोर्ट वगैरह भी है आपके हाँ पास? जी, मैंने 4 महीने पहले मतलब अब 2 साल बीतने के बाद मेरे को ये लगा कि अब क्या कहता है इंजॉयमेंट हो चुकी है, जब अपनी लाइफ बच्चे का प्लान किया था, बच्चे की इसी प्लानिंग चीज़ के करी बाद। थी जी, तो अब हमने उस चीज़ के बारे में सोचने लगे। और फिर कुछ ही महीने पहले मैंने उसका टेस्ट करवाया, उसके जो भी नुक्स पाए गए उसमें भी ट्यूब में बबल्स के रूप में पाए गए, जो भी है ठीक है। तो ये डेट है जी, ये फाइल बता सकती है जी कि वो 4 महीने पहले यहाँ थी और क्या कहते हैं ये रिपोर्टें गई है। और कुछ दिन बाद में ही मैंने क्या कहते हैं कुछ दिन पहले ही मैंने उसका आधार कार्ड भी अपडेट करवाने की कोशिश करी थी जी, जिसमें उसके साइन बकायदा हैं और उसकी मोहर भी लगी हुई है, साइन पूरा फाइल फिल करके दिखाया गया जिसमें मोहर है, उसके साइन है जी। वो इतना झूठा शब्द बता रही है कि मैं 6 महीने पहले अपने ससुराल में मायके में रह रही थी, यहाँ तक कि मेरे ससुराल पक्ष मेरे साथ खड़ा है, मेरे सास ससुर इंसाफ मांग रहे कि आप उसके खिलाफ कंप्लेंट करो और क्या कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं। जब हमारे 6 महीने पहले गई है तो कहाँ थी, और वो मेरे 2 बच्चे कहाँ हैं जी, जो बता रही है मेरे बच्चे हमारा कुल मिला के परिवार परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है और हताश भी है और न्याय की गुहार लगा रहा है। और जब ये पुलिस थाने पहुंचते हैं तो पुलिस थाने में पुलिस वाले अपने हिसाब से शिकायत लिखवाते हैं और जो इनकी शिकायत होती है उस शिकायत को अनसुना कर दिया जाता है। और अब जब 2 महीने बीत जाते हैं तो इनके पास एक कागज आता है, ये कहते हैं कि भाई कोर्ट का नोटिस है और उसमें लिखा हुआ है कि भाई ये उनको दहेज के लिए दुखी करते थे, दहेज मांगते थे 1 लाख रुपए, फ्रिज, और इनको मारते पीटते भी थे। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो पुलिस के जांच का विषय है। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि हरियाणा पुलिस एक स्लोगन होता है, एक नारा देती है, सेवा सुरक्षा और सहयोग। और जो इनकी बातें सुनी हैं, शिकायत देने के लिए थाने में गए, कितनी इनकी सेवा की, कितना इनका सहयोग किया, कितनी इनकी सुरक्षा की, वो इनकी बातों से आप लोगों को पता लग ही गया होगा। और अब आप लोगों को इस पर आप लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। लेकिन जो त्यों दिन प्रतिदिन ये जो लिव इन के जो मामले सामने आते हैं, इसमें ना तो पुलिस कुछ कर पाती है ना समाज कुछ कर पाता है। ये कहीं ना कहीं ये जो बसे बसाए घर है वह कहीं ना कहीं बर्बाद हो रहे हैं। तो हम जो मौजूदा सरकार है हम उससे भी ये कहीं ना कहीं चैनल के माध्यम से यही अपील करते हैं और समय समय पर ये खबरें सामने आती हैं और हम बार बार यही अपील करते हैं कि कम से कम इस कानून में संशोधन किया जाए और कहीं ना कहीं जो घर बर्बाद हो रहे हैं उनकी तरफ देख के कुछ ना कुछ एक ऐसा इसमें प्रयास किया जाए ताकि जो बसे बसाए घर है वो बसे रहें। तो अभी रवि कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ जी रवि, क्या कुछ कहना? सर मैं अपने लिए नहीं पूरे संसार के लिए लड़ना चाहता हूँ कि आज मेरा घर बर्बाद हो रहा है, आज मेरा घर बर्बाद है, कल को कोई लड़की इससे सबक लेके, कानून ने जो भी रूल बना रखे हैं लड़की के हक में बना रखे हैं, कुछ भी बना रखे हैं, मैं हर लड़की हर माँ बाप जो भी संसार में हैं, जो भी रिश्तेदार है, उनकी इज्जत के लिए मैं यही चीज़ लड़ना चाहता हूँ कि इससे अगर इसको छोड़ दिया गया और इसके साथ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की गई, फिर कोई अलग लड़की इससे सबक लेके फिर ऐसा कदम उठाएगी। और इसी तरीके से जिस तरीके से मेरे माँ बाप आज रो रहे हैं, फिर ना कोई आगे घर आने वाले टाइम पे घर रोएगा, उनके समाज में इनकी इंसल्ट होगी। बस इसी चीज़ के लिए मैंने अपनी इज्जत की परवाह ना करते हुए आप सबको सहारा लिया और मीडिया के सामने आया। कई समाज में ऐसे काम हो चुके हैं, लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ कार्रवाई नहीं करते और लड़की बेखौफ होकर घूमती है, उससे समाज में गंदगी फैलती है, लोग एक दूसरे से प्रेरणा लेके ऐसे कदम उठाते हैं और यही चलता रहा तो कानून धरा का धरा रह जाएगा, किसी के साथ इंसाफ नहीं होगा। माँ बाप का जन्म देना ही बेकार हो जाएगा। उनकी अपने कोख से 9 महीने पालते हैं, लेकिन बड़े होकर बच्चे अपने अधिकार के साथ चलते हैं उससे। यदि आज आपकी पत्नी ये वीडियो देख के और आपके आगे रोने और बिलखने लग जाए और अपनी गलती मान ले, तो आपका अगला कदम क्या होगा? मेरा अगला कदम मेरे माँ बाप के साथ इंसाफ हो, मेरे सास ससुर के साथ इंसाफ हो और उस लड़की को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए जो जिसने ये दूसरे लड़के के साथ मिलके काम किया। उस लड़के को भी किसी के घर तोड़ने और किसी के घर को उजाड़ने के लिए सख्त से सख्त सजा दी जाए जी उसको। तो कुल मिला के सीधी सी बात यही है, इस बात को एक बार कहें या 100 बार कहें, जो भी इसमें दोषी है पुलिस जांच करे और जो दोषी है दोषी पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मैं मनीष कुमार, अखंड भारत की आवाज से।